Hello students, this is 12th chapter Biotechnology. My name is Dr. Insha Sheikh. In the previous part of the video, we were studying about transgenic animals. उसमें हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे. सो फर्स्ट था इसमें ट्रांसजेनिक माइस एंड कैंसर रिसर्च. सेकेंड इज ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स. थर्ड था ट्रांसजेनिक कैटल फॉर फूड प्रोडक्शन. फोर्थ है ट्रांसजेनिक कैटल फॉर ह्यूमन थेरेपेटिक प्रोडक्शन. तो इससे पहले वाले टॉपिक्स हम लोग ने पढ़ लिया है. वी हैव टू स्टडी फ्रॉम यर ट्रांसजेनिक कैटल फॉर ह्यूमन थेरेपेटिक प्रोडक्शन. So students, let's see which are the transgenic cattle for human therapeutic production. A second application for genetically modified cattle is the production of human therapeutic protein. Clear with this? Human protein that have been expressed in milk. ह्यूमन प्रोटीन जो मिल्क में प्रेजेंट है या एक्सप्रेस्ड हुआ है, दैट इंक्लूड ह्यूमन लैक्टोफेरिन, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन एंड ह्यूमन बाइल सॉल्ट, स्टिमुलेटेड लाइपेस. ये सारे क्या है? सारे के सारे प्रोटीन हैं जो हमें मिल्क में मिलते हैं. हम लोग वापस रिपीट करते हैं. ह्यूमन लैक्टोफेरिन, ह्यूमन लैक्टोफेरिन, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन, ह्यूमन बाइल सॉल्ट, स्टिमुलेटेड लाइपेस. The mammary gland in dairy cows is an excellent protein production factory. मिल्क कहाँ से आता है? मेमरी ग्लैंड से आता है. तो ये जो मेमरी ग्लैंड होता है काउस में, वो एक एक्सीलेंट प्रोटीन प्रोडक्शन फैक्ट्री है. ऑन द अदर हैंड, वन ट्रांसजेनिक काउ, एक ट्रांसजेनिक काउ जो है, would be more than sufficient for the production of annual world supply of factor 9. फैक्टर 9 कौन सा है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट that is used in the treatment of hemophilia. एक ही काव का अगर देखेंगे, वन ट्रांसजेनिक काव बहुत ज़्यादा सफिशेंट है पूरे एनुअल वर्ल्ड पॉपुलेशन को सप्लाई करने के लिए फैक्टर 9 का. फैक्टर 9 है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट that is used in the treatment of hemophilia. Clear with this? Moving to the next slide. In 1919, Tracy, the transgenic cow, was born in Scotland. Transgenic cow born with Scotland में and could produce a human proteinor in her milk for human therapeutic. And what it can produce? Human protein. अपने मिल्क में ह्यूमन प्रोटीन वो सिक्रीट कर सकती थी. Then antibodies are currently used for many different human clinical applications. बहुत सारे एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं, एंटीबॉडीज़ यूज़ होते हैं, जिससे फिर एंटीबायोटिक्स बनता है, जो इंक्लूड करता है ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, कैंसर, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन रिजेक्शन, autoimmune diseases and for the use of antitoxins. ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है. फिर उसके बाद टू मेक अ ह्यूमन एंटीबॉडी प्रोडक्ट, एक ह्यूमन एंटीबॉडी प्रोडक्ट बनाने के लिए द जेनेटिकली मॉडिफाइड काउ आर इम्यूनाइज्ड, इन्हें इम्यूनाइज्ड करते हैं. इम्यूनिटी का वैक्सीन देके या कुछ भी करके इन्हें इम्यूनाइज्ड करते हैं विथ अ वैक्सीन कंटेनिंग द डिजीज़ एजेंट. क्लियर हो गया ये? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड.
transgenic sheep. Gene transfer technology is applied to sheep. sheep में भी ये टेक्नोलॉजी अप्लाइड होती है to produce transgenic sheep which are able to achieve better growth and meat. इससे क्या हो रहा है, बेटर ग्रोथ भी बेटर है एंड मीट भी बेटर है, मीट प्रोडक्शन एज वेल एज टू सर्व एज बायोरिएक्टर. Clear with the point? Then human growth hormone gene is introduced in sheep. Human growth hormone gene, ये जीन को शिप के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर प्रोमोटिंग द ग्रोथ एंड मीट प्रोडक्शन. फॉर व्हाट? फॉर प्रोमोटिंग द ग्रोथ एंड मीट प्रोडक्शन. बैक्टीरियल जीन्स जैसे cis-E and cis-M are concerned with biosynthesis of cis amino acid involved in the formation of keratin protein found in wool. Both these genes are identified, cloned and introduced in sheep. ये दोनों भी जीन्स जो होती है उन्हें पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उनकी क्लोनिंग की जाती है, फिर उसके बाद उसे शिप में इंट्रोड्यूस करते हैं टू इंक्रीज़ वुल प्रोडक्शन एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वुल. वुल की क्वालिटी और उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, दोनों ही काम के लिए शिप्स को ट्रांसजेनिक करते हैं. क्लियर हो गया पॉइंट? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Transgenic pigs. The objective of gene transfer in pigs is to increase growth and meat production and to act as bioreactor. अब ये पिग क्या करते हैं, ये पिग पहले के टाइम पे लोग पिग को खाते थे, दे ईट द मीट ऑफ पिग्स. तो उस टाइम पे पिग्स का ग्रोथ बढ़ाने के लिए, उनका मीट बढ़ाने के लिए पिग को जीन ट्रांसफ़र पिग में किया गया. द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीन ट्रांसफ़र इन पिग इज़ टू इंक्रीज ग्रोथ एंड मीट प्रोडक्शन एंड टू एक्ट एज बायो रिएक्टर. Pigs are regarded as the most suitable animal to be bred for heart transplant because a pig's heart is about the same size as the human heart. जब अगर हार्ट ट्रांसप्लांट करना है तो पिग का हार्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पिग का हार्ट जो है इज़ अबाउट द स्मॉल साइज as the human heart, and pig heart valves have been used in human heart surgery for over a decade. इसका सुन लो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये. The pig clone is first step towards providing animal organ and tissues for human transplant, that is xenotransplantation. पिग का हार्ट उतना ही छोटा होता है जितना एक ह्यूमन हार्ट होता है, तो उस चीज़ के लिए पिग्स का जीन ट्रांसफ़र किया गया. फिर पिग्स की हार्ट वेल्व्स यूज़ करते हैं फॉर ह्यूमन हार्ट सर्जरी फॉर ओवर अ डिकेड. फॉर दिस रीज़न पिग्स आर क्लोन्ड and this was the first step towards providing animal organ and tissue for human transplant या फिर जीनो ट्रांसप्लांट. ह्यूमन ट्रांसप्लांट जो एनिमल्स के ऑर्गन एंड टिश्यूज़ ह्यूमन ट्रांसप्लांट ह्यूमन में डालते हैं तो उसे जीनो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं. जीनो ट्रांसप्लांटेशन. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Transgenic fish. The commercially important fish like Atlantic salmon, catfish, goldfish, tilapia, zebrafish,
common crab, rainbow trout, etc. are transferred with growth hormone. ये ऐसे फिशेस जो है, ऐसे फिशेस ग्रोथ हार्मोन की वजह से ग्रो होते हैं. चिकन क्रिस्टलाइन प्रोटीन एंड ई कोलाई हाइग्रोमाइसिन रेसिस्टेंट जीन. Transgenic fish showed increased cold tolerance and improved growth. इसका जो कोल्ड टॉलरेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है एंड improve growth as it is the quality and quantity of fish, protein as well as its preservation as the factor affecting the economic value of fish. जो हो गया ट्रांसजेनिक फ़िश की क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, उसके अंदर का प्रोटीन बढ़ाने के लिए फ़िश को ट्रांसजेनिक किया गया. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ट्रांसजेनिक चिकन also carry and expresses foreign genes. फॉरेन जीन्स को कैरी किया गया एंड फिर उसे एक्सप्रेस किया गया. They could be used to improve the genetic makeup of existing strains with respect to built-in resistance to viral and coccidial disease. Why transgenic chickens are made? They also carry and express foreign genes. जो बाहर की फॉरेन जीन्स होती है वो ये चिकन कैरी भी करता है और उसे एक्सप्रेस भी करता है, अपना जेनेटिक मेकअप में इम्प्रूवनेस डालता है, जिसके वजह से अब जो जीन प्रेजेंट होगा वो जीन एग्स भी ज़्यादा देगा और मीट भी ज़्यादा देगा. उसके हिसाब से चिकन्स को अंदर जीन का ट्रांसफ़र करते हैं. रेजिस्टेंस टू वायरल एंड कॉक्सीडियल डिजीज़. ये जो हेन्स होते हैं, ये जो चिकन्स होते हैं वो वायरल होते हैं और वायरस से बहुत ज़्यादा रेसिस्ट करते हैं और कॉक्सीडियल डिजीज़ से भी अपने आप को रेसिस्ट करवाते हैं. फिर बेटर फीड एफिशिएंसी. इसके अंदर चिकन बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं तो उसके अंदर क्योंकि बेटर फीड है वो अच्छे से सब जगह फीड हो सकता है. लोअर फैट बहुत ही लो है एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी लो है. हाई प्रोटीन कंटेनिंग एग एंड बेटर मीट क्वालिटी. जो ज़्यादा प्रोटीन है इट कंटेनिंग एग, क्योंकि एग के अंदर प्रोटीन होता है एंड ऑल्सो द मीट जो होता है चिकन का उसकी क्वालिटी में भी ज़्यादा प्रोटीन होता है. क्लियर ट्रांसजेनिक चिकन. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब आता है हमारा बायो एथिक्स, बायो पायरेसी एंड बायो पेटेंट. ये तीनों भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड तीनों भी टॉपिक एग्ज़ाम्स में पूछते हैं. राइट अ नोट ऑन बायो पायरेसी या राइट अ नोट ऑन बायो पेटेंट या राइट अ नोट ऑन बायो एथिक्स. तो पहले हम पढ़ेंगे बायो एथिक्स. Ethics usually deals with the matter related to socially acceptable moral duty, conduct and judgment. In other words, it helps to regulate the behavior of community by some set of standard. Ethics क्या करता है usually it deals with the matter, ऐसे matter जो related है to the society, सोशली एक्सेप्टेबल, मॉरल ड्यूटी, कंडक्ट और जजमेंट, ये सारी चीज़ें उसमें हैं. इन अदर वर्ड्स, अगर थोड़े आसान वर्ड में देखेंगे तो इन अदर वर्ड इट हेल्प टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ कम्युनिटी. ये कम्युनिटी का बिहेवियर रेगुलेट करने में हेल्प करती है. बाय सम सेट ऑफ स्टैंडर्ड. हाउएवर द कॉन्सेप्ट differ according to culture and tradition. Moreover,
concept change with the time. With the time बायोएथिक्स के कॉन्सेप्ट भी चेंज होते हैं ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ परसेप्शंस ऑफ वैल्यूज़ which are shifting by progress in science and technology. Bioethics help to study moral vision, decision, and politics of human behavior. Moral visions, decisions and policies of human behavior, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं. Then biological phenomena और events. फिर ethics deals with life. Life means in vitro fertilization, sperm bank, gene therapy, cloning, gene manipulation, euthanasia, death, maintaining those who are in comatose state, जो लोग कोमा में है उनके ऊपर ये काम करता है. Then prenatal genetic selection, etc. Prenatal genetic selection, etc. The era of biotechnology has brought wide spectrum on new topics. बहुत सारे न्यू टॉपिक्स आ गए हमारे पास जस्ट बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. पहला है बायो. फर्स्ट न्यू टॉपिक कौन सा है? क्लोनिंग का. देन ट्रांसजेनिक, जीन थेरेपी, यूजेनिक्स, rDNA technology, etc. The use of all this has drawn a wide range of reaction in the society. ये तो सभी को पता है कि ये सारी चीज़ें यूज़ करने से हमारी जो आस पास की इन्वायरमेंट है उस पे ये इफ़ेक्ट करेगा. द रिएक्शन आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स ओन परसेप्शन. इसके रिएक्शन कैसे होगा? अगर वो बंदा बहुत ज़्यादा वीक है तो उसे ज़्यादा रिएक्शन होगा. इट ऑल डिपेंड ऑन इट्स पार्ट. द रिएक्शन आर बेस्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ओन परसेप्शन एंड मॉरल्स. Ethic accepts pertaining to the use of biotechnology seems to be more controversial and frightening. These concerns are broadly summarized below. Then, use of animal causes great suffering to them. Violation of integration of species caused due to transgenosis, transfer of human genes into animals and vice versa. Indiscriminate use of biotechnology pose risk to the environment, health and biodiversity. अगर हम लोग एनिमल्स का यूज़ करते हैं कॉजेज़ ग्रेट सफरिंग टू देम. अगर इफ़ वी यूज़ एनिमल्स तो एनिमल्स को ही अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उससे एनिमल्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, उतना पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा. वायलेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्पीशीज़, फिर उसकी जो स्पीशीज़ होगी वो भी डिस्ट्रॉय होगी. एंड दैट कॉज ड्यू टू ट्रांसजेनोसिस. ट्रांसजेनोसिस मतलब हमारे जीन ट्रांसफ़र करने के वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी. देन ट्रांसफ़र ऑफ ह्यूमन जीन्स टू द ट्रांसजेनोसिस इनटू द एनिमल. अगर ह्यूमन जीन्स एनिमल में डाल दिए तो भी प्रॉब्लम है, या फिर एनिमल की जीन्स ह्यूमन में डाल दिए तो भी प्रॉब्लम है. Then the indiscrimination use of biotechnology pose risk to the environment, health and biodiversity. Clear with this? Moving to the next slide.
Then the introduction of genetically modified organism GMOs के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, has led to the introduction of genetically modified organisms had led to a wider debate on bioethical concern affecting obviously social, economic and environmental sphere. This include the effect on non-target organism. बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुआ, बहुत ज़्यादा सबने अपने अपनी राय दिए ऑन दिस पार्ट. जैसे फिर सबने बैठ के सोचे कि ये सोशली क्या इफ़ेक्ट करता है, इकोनॉमिकली क्या इफ़ेक्ट करता है, इन्वायरमेंटल स्फीयर में क्या इफ़ेक्ट करता है, एंड दिस इंक्लूड द इफ़ेक्ट ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म. उसके बाद इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, gene flow and the loss of diversity as well as the issue on interfering with nature in which the modification processes itself is disrupting the natural process of biological entities. ये सारे मॉडिफाई करते हैं itself, it is disrupting the natural process of include the general subject natural process of biological entities. Then ये जो ethics है in biotechnology also include the general subject of what should and what not should to be done. It include a great general subject of what should and what not should be done in using recombinant DNA techniques. इतना क्लियर हो गया. देन उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन द इन्वायरमेंट. Effects on the environment are a particular concern with regard to GMO crops and food production. One area of development involves adding the ability to produce pesticide and resistance to specific herbicide. These traits are useful in food production, allowing farmers to use fewer chemicals and to grow crops in less than ideal condition. What does this mean, students? कि हर्बिसाइड का यूज़ करने से फॉर रेजिस्टेंस के लिए फार्मर्स ने भी हर्बिसाइड का यूज़ कम कर दिया. हर्बिसाइड का यूज़ कम होने से फूड का प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही साथ में बढ़ गई. फिर उसके बाद however herbicide use could be increased which will have a larger negative effect on the surrounding environment. इस वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ा था. इट वाज अ नेगेटिव इफ़ेक्ट. Also, unintended hybrid strains of weeds and other plant can develop resistance to this herbicide through cross-pollination, thus negating the potential benefit of the herbicide. One such herbicide that has already been added in round UP. Crops of round UP ready soybeans have already been implanted into agricultural practices, possibly conferring Roundup resistance to neighboring plants. तो सबसे बेहतर एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स राउंड यूपी का. ओके, तो राउंड यूपी क्या है? क्रॉस ऑफ राउंड यूपी रेडी सोयाबीन्स हैव ऑलरेडी बीन इम्प्लांटेड into agricultural practices, possibly conferring Roundup resistance to neighboring plants. Clear हो गया ये point? Moving next है effects on untargeted species. कौन से untargeted species थे? BT corn,
बीटी कॉर्न्स विच प्रोड्यूस इट्स ओन पेस्टिसाइड्स, बीटी कॉर्न्स जो होते हैं वो अपने पेस्टिसाइड्स खुद प्रोड्यूस करते हैं, इज़ ऑल्सो इन यूज़ टुडे. It has adverse effect on monarch butterfly population. एक बटरफ्लाई है मोनार्च बटरफ्लाई, उसके पॉपुलेशन पे इसका एडवर्स इफ़ेक्ट है विच आर नॉट द ओरिजिनल टारगेट ऑफ द पेस्टिसाइड. इट कैन ऑल्सो हैव unintentional effect on neutral और even beneficial species. इसके पास बहुत ज़्यादा unintentional effect है on neutral or even beneficial species. It can also have unintentional effect on neutral or even beneficial species. Then moving forward to the next slide, effects of biotechnology on human health. So first है इसमें allergies. तो GMO crops could potentially have negative effect on human health as well. Consumer have developed unaccepted allergic reaction. कोई मेडिसिन्स के वजह से कंज्यूमर्स को अनएक्सेप्टेड रिएक्शंस हुए, एलर्जिक रिएक्शंस हुए हैं. फॉर एग्जांपल, रिसर्चर यूज्ड अ जीन फ्रॉम अ ब्राज़िल नट to increase the production of methionine in soyabeans. मेथियोनाइन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया सोयाबीन्स में. ये चीज़ हुई थी ब्राज़ील में. रिसर्चर यूज्ड अ जीन फ्रॉम द ब्राज़ील नट to increase the production of methionine in soyabeans. The insertion of this gene inadvertently caused adverse and allergic reaction to the soybeans in those with no nut allergies. इसके वजह से जो नट थे उसी में एलर्जिक रिएक्शंस हो गए और वो जो सोयाबीन्स थे वो पूरे के पूरे ख़राब हो गए. Caused allergic reaction to the soyabeans in those with known all nut allergies. Then moving to the next slide, फिर है लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट. तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में क्या होता है? Because GMO technology has been available for such a short amount of time, GMO की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए अवेलेबल होती थी. There is relatively little research which has been conducted on the long-term effect on health which we cannot anticipate at this point. एक ऐसी रिसर्चेस थी जो कंडक्ट हुई थी ऑन अ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ. लिटिल रिसर्च which is conducted on long term effect on health which we cannot anticipate in this at this point. ये था long term effect. फिर एक है न्यू प्रोटीन्स. तो proteins that have never been ingested before by humans. ऐसे प्रोटीन जो कभी भी इंजेस्ट नहीं हुए हैं बिफोर बाय ह्यूमंस आर नाउ पार्ट ऑफ द फूड्स that people consume every day. Their potential effects on the human body are as of yet unknown. ऐसे बहुत सारे प्रोटीन हैं जो ह्यूमन बॉडीज़ पे तो इफ़ेक्ट नहीं किए गए हैं. ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो इंजेस्ट नहीं हुए, नेवर बीन इंजेस्टेड बाय ह्यूमंस, बट वो लोगों को एज अ पार्ट ऑफ फूड खाते हैं. पीपल कंज्यूम दैट एवरी डे. देयर पोटेंशियल, उनकी क्या पोटेंशियलिटी है ऑन ह्यूमन बॉडी, ये अभी तक किसी को नहीं पता है.
So their potential effect on the human body are as of yet unknown. So ये था न्यू प्रोटीन्स के बारे में। तो अब तक फर्स्ट हम लोग ने इफ़ेक्ट्स में क्या पढ़े, इफ़ेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमने एलर्जीज़ पढ़ा, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट, then new protein. We will stop this video here. In the next part of the video we will continue the next topics. Thank you.